नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता, जो कि बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट एंड हीपेटो पेनक्रियाटो बिलियरी सर्जन है। डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। जी शुक्रिया। नमस्कार सभी दर्शकों को। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं लीवर सिरोसिस और लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में और उसके उपचार के बारे में। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे डॉक्टर गुरसागर से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर गुरसागर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि लीवर सिरोसिस आखिर होता क्या है और हमारे शरीर पर किस तरह से प्रभाव डालता है? जी, अगर लिवर सिरोसिस की बात करें तो लिवर सिरोसिस एक क्रॉनिक टाइप में होने वाली बीमारी है। दैट मीन्स कि जो लंबे समय से लिवर पे कुछ इंजरी होती रहेगी, कुछ ना कुछ, या तो वायरल इन्फेक्शंस हैं या लंबे समय तक शराब का सेवन करना है या और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण लिवर को डेली कोई ना कोई इंजरी का सामना करना पड़ता है। उससे लिवर अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करता है। उस रिपेयरिंग प्रोसेस में लिवर को जो नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू होता है उसकी जगह वो हार्ड होने लगता है। उस सारी प्रक्रिया में धीरे धीरे लिवर सिरोसिस डेवलप होता है। उसी बीमारी को लिवर सिरोसिस बोलते हैं। ज़रूरी बात ये है कि ये बहुत कम समय में होने वाली बीमारी नहीं है जी। इसमें लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम लिवर पे बनी रहे, उस कारण लिवर सिरोसिस बनना स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर गुरसागर, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग कारण होते हैं, अलग अलग प्रकार भी होते हैं। क्या लीवर सिरोसिस के भी कुछ प्रकार हैं? लिवर सिरोसिस को हम यूजुअली जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है किसी पेशेंट को, तो हम उसको ये देखते हैं कि उस कारण पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत ही माइल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ पेशेंट मेडिसिन से ठीक कर सकता है जी। वो, लेकिन उस स्टेज से ऊपर होता है डीकम्पेंसेटेड स्टेज, जिसका मतलब है कि पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, पीलिया बन जाता है, पेट में पानी बनता है, पैरों पे सूजन रहती है, इवन ब्लड में टॉक्सिन भरने की वजह से दिमाग पे असर पड़ता है, इंसान चीज़ें भूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खाना नहीं पचा पाता, इवन खून की उल्टी वगैरह होने लगती है। उन सब चीज़ों में हम इसको डीकम्पेंसेटेड लिवर सिरोसिस बोलते हैं, डीकम्पेंसेटेड लिवर डिजीज़ बोलते हैं। तो उसमें दोनों में अपना अपना ट्रीटमेंट डिफरेंट है। कंपेंसेटेड में अलग है, डीकम्पेंसेटेड में अलग है। तो ये एक स्टेजेस हैं लिवर सिरोसिस की। जी, जिस तरह से आपने सर स्टेजेस बताए, देख के लगता है कि शायद काफ़ी गंभीर बीमारी है लीवर सिरोसिस, और कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि इनक्योरेबल होती हैं। क्या लीवर सिरोसिस का इलाज संभव है? जी हाँ, लिवर सिरोसिस का इलाज संभव है। अगर हम बात करें कंपेंसेटेड डिजीज़ की, दैट मीन्स जो अर्ली स्टेज है, तो उसमें मेडिकल मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। दैट मीन्स के मेडिसिन से, दवाइयों से उसका इलाज हो पाता है। तो उसमें क्या होता है, दवाइयाँ लिवर को जो है इसकी प्रॉब्लम को आगे बढ़ने से रोक भी सकती हैं, और जो इंसान को, पेशेंट को उस वजह से कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी डील करते हैं। लेकिन जो डीकम्पेंसेटेड स्टेज में जब सिरोसिस पहुंच जाता है, जब वो मेडिसिन से इलाज होना मुश्किल हो जाता है, तब इसको लिवर ट्रांसप्लांट से इसका इलाज संभव हो पाता है। लिवर ट्रांसप्लांट से ही डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस का जो है परमानेंट इलाज है। जी सर, आपने ट्रांसप्लांट का जिक्र किया, आपसे थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे कि क्या लिवर ट्रांसप्लांट से लिवर सिरोसिस का इलाज संभव है, और अगर संभव है तो किस तरह से? जी बिल्कुल। जब लिवर डैमेज हो जाता है, डीकम्पेंसेटेड स्टेज से पार हो जाता है, दैट मीन्स लिवर फेलियर में चला जाता है, तब इसमें लिवर ट्रांसप्लांट का बहुत अहम रोल रहता है। उस ऐसी स्थिति में मेडिसिन से सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, लेकिन परमानेंट इलाज ट्रांसप्लांट में संभव है। लिवर ट्रांसप्लांट से जो इंसान का डैमेज लिवर है जी, उसकी जगह उसको नया लिवर डोनेट किया जाता है। तो वो नया लिवर जब धीरे धीरे ग्रो करके अपना नॉर्मल काम स्टार्ट करता है, तो इंसान की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिरोसिस की वजह से पेशेंट को सामना करना पड़ रहा था, वो सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे टाइम के साथ दूर होती रहती हैं। जी, आपने ट्रांसप्लांट के बारे में से बताया, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन आखिर किस तरह से होता है, और अगर किसी को अपना लीवर डोनेट करना हो उसके लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? जी, ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें मरीज़ का डैमेज लिवर निकाला जाता है जी, और उसकी जगह एक नया लिवर लगाया जाता है। तो नया लिवर जो लगाने का प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसीजर को ट्रांसप्लांट बोलते हैं। अब जो ट्रांसप्लांट के लिए हम ऑर्गन लाते हैं, जो नया लिवर आता है, वो दो तरीके से आता है।
या तो कोई कैडावेरिक हो, दैट मीन्स ब्रेन डेड डोनर हो, जो किसी को ब्रेन डेड हो चुका है किसी बीमारी से लेकिन उनके ऑर्गन्स अच्छे काम कर रहे हैं जी। तो वैसे पेशेंट का हम ऑर्गन लेके अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको कैडावेरिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं। या फिर अगर वैसा डोनर अवेलेबल नहीं है तो जो पेशेंट के लिवर सिरोसिस के पेशेंट के रिलेटिव्स हैं वो भी अपना लिवर डोनेट कर सकते हैं। तो उनके लिए ये डोनेशन ऐसे रहता है कि उनके लिवर का अराउंड 60% लिवर हम निकालते हैं, उनका भी ऑपरेशन होता है। तो ये दोनों ऑपरेशन साइमल्टेनियस चलते हैं, एक साथ चलते हैं। तो उनका लिवर का एक पार्ट निकाल के हम पेशेंट को लगाते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जी सर, आपने डोनेशन के बारे में बताया, ये भी समझना चाहूँगी कि डोनर पे क्या असर पड़ता है इस डोनेशन का, और साथ ही क्या ऑपरेशन इसका मुश्किल होता है? लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्योंकि इसमें एक टीम वर्क चाहिए होता है। इसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है जिसमें सर्जन्स हैं, हमारे एनेस्थेटिस्ट्स हैं, लिवर स्पेशलिस्ट्स हैं, आईसीयू टीम है, ट्रेन नर्सेज हैं। तो इस ऑपरेशन में सारा ट्रेन स्टाफ चाहिए होता है बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है। डोनर की हम बात करें, डोनर के लिए ये डोनर ऑपरेशन भी कॉम्प्लेक्स होता है। और डोनर के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लिवर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ग्रो करता है। अगर लिवर को हम 60% भी निकाल लें या उससे ज़्यादा भी निकाल लें डोनर से, तो लिवर कुछ महीनों में पूरा 100% तक अपने जो ओरिजिनल आकार में ग्रो कर जाता है। इसी चीज़ को हम यूज़ करके लिवर को डोनेशन के लिए हम प्रमोट करते हैं कि पेशेंट के लिए लिवर हम प्रोक्योर कर सकते हैं। जी, यानी कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा ये जो ऑपरेशन होता है लीवर ट्रांसप्लांट का। इसी कड़ी में सर आपको बता दूं कि हमारे साथ कॉलर रायपुर से जुड़ गए हैं राजेश। राजेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर से। सर नमस्ते। नमस्कार। सर राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ रायपुर से। यस, हाँ जी। हेलो, तो मेरा उम्र 45 साल है। वो आए दिन गैस का प्रॉब्लम रहता है सर, बहुत ज्यादा। हाँ, क्या कह रहे हैं जी? गैस बहुत बनती है सर। अच्छा जी, देखिए गैस बनने की प्रॉब्लम बहुत चीज़ों की वजह से हो सकती है। एक कारण लिवर भी हो सकता है, एक कारण आपकी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, पेंक्रियास की प्रॉब्लम से वजह से हो सकता है। इन सब में आपको एक प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए ताकि उसकी प्रॉपर हम तरीके से जांच कर सकें कि किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप खाना नहीं पचा पाते हैं, गैस बनता है, तो हो सकता है ये लिवर प्रॉब्लम भी शुरुआत चल रही हो, या हो सकता है किसी और कारण से जो लिवर से ना भी जुड़ी प्रॉब्लम हो, तो और किसी पेट से संबंधित बीमारी से भी ऐसी परेशानियाँ आ सकती हैं। जी, चलिए आशा करते हैं कि राजेश को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी कड़ी में सर लिवर डोनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आके इस पे आपसे समझना चाहूँगी कि लिवर डोनेट करने के बाद जो डोनर है उसके शरीर में क्या कुछ विशेषताएं होती हैं, क्या कुछ डिफरेंसेस आते हैं, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का आगे चलकर उसे सामना करना पड़ता है? देखिए, जो लिविंग डोनर्स होते हैं, अगर कोई रिलेटिव अपने मरीज़ को लिवर देना चाहता है तो उनके मन में भी ऐसे सवाल रहते हैं कि हमें भी एक ऑपरेशन का सामना करना है, हमें भी अपनी पूरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखनी कि हमें लिवर डोनेशन के बाद लिवर की प्रॉब्लम आ जाए। तो ये जानकारी के लिए ये बता दूं कि डोनर्स के लिए ये ऑपरेशन बहुत ही सेफ़ है। मोर देन 99% ये सेफ़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में इतने ही सेफ्टी रेट्स हैं इसके। और जैसे मैंने आपको समझाया था कि लिवर ग्रो कर जाता है, तो लिवर डोनेशन के बाद भी डोनर्स के लिए लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम्स आती नहीं हैं। वो आराम से अपनी नॉर्मल रूटीन में जा सकते हैं। कुछ महीनों में लिवर जब ग्रो कर जाता है, मोस्टली 3 मंथ्स तक पूरा लिवर ग्रो कर जाता है, उसके बाद उनको कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स नहीं आती है। बस उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि वो ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे लिवर पे डैमेज हो और उनके लिवर को कुछ प्रॉब्लम्स हों, जैसे कि ड्रिंक नहीं करना है और ऐसी हेपेटाइटिस से बच के रहना है। वो सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उनको भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। बिल्कुल, ये आपने डोनर के असर बताया कि किस तरह से डोनर को आगे चलकर नॉर्मल दिनचर्या में लौटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके साथ ही मैं ये भी समझना चाहूँगी कि लीवर ट्रांसप्लांट का जो ऑपरेशन होता है वो कितना सफल होता है, या ऐसा कुछ केस जिसमें आपने कॉम्प्लिकेशंस फेस किए हों? जी, देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको समझाया, तो उससे उत्पन्न होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये
रेसिपिएंट के लिए, दैट मीन्स पेशेंट के लिए, ये ऑपरेशन 95% सक्सेसफुल होता है। और करीब 4 से 5% पेशेंट में लाइफ का रिस्क भी होता है, कॉम्प्लिकेशन रिस्क भी रहते हैं। और लॉन्ग टर्म में इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 95% पेशेंट इससे खुश हैं और उनसे जो है वो भी अपनी नॉर्मल रूटीन में चले जाते हैं। तो उनकी, लेकिन डोनर के कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, बिकॉज वो पहले से नॉर्मल इंसान नहीं थे, कुछ ना कुछ बीमारी का सामना कर रहे थे, सिरोसिस था, उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स थी। तो उस वजह से उनको जो है नॉर्मल रूटीन आने में थोड़ा समय लगता है, कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी नॉर्मल सामान्य दिनचर्या में जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, उनके लिए भी ऑपरेशन काफ़ी सेफ़ है। और डॉक्टर, ऑपरेशन से लेके नॉर्मल रूटीन तक आने का जो फेज़ होता है वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता होगा, उसमें किस तरह की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? सावधानियों की अगर बात करें तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता दूं। जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस ट्रांसप्लांट के बाद होती हैं, जो मरीज़ को सामना करना पड़ता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस है कि जो लिवर की नसें हम जोड़ते हैं, बिकॉज लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत सारा ब्लड लिवर में जाता है और वहाँ से निकल के हार्ट में जाता है। तो लिवर की नसों को जोड़ना पड़ता है ऑपरेशन के ड्यूरिंग, तो उनमें बहुत तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लिवर की नसों में खून के थक्के जम जाते हैं, तो वो एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हमें अर्ली डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और उसके बाद ये तो अर्ली स्टेज में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन एक चीज़ और होती है, जैसे अब बॉडी में कोई चीज़ बाहर से कोई ऑर्गन लगा रहे हैं, तो बॉडी के लिए वो ऑर्गन अपना नहीं है। तो बॉडी की एक टेंडेंसी रहती है, बॉडी की इम्यूनिटी की, कि वो इस ऑर्गन को रिजेक्ट करती है, वो उसको अपनाती नहीं है। तो उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को अगर वो लिवर रिजेक्ट करे बॉडी, तो उसको लिवर रिजेक्शन बोलते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। दैट मीन्स कि जो इंसान की, पेशेंट की बॉडी है, वो नए लिवर को रिजेक्ट करने लगती है। तो उसके लिए फिर हमें बॉडी को रिजेक्शन को हटाने के लिए बहुत सी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी जो नए लिवर के अगेंस्ट एक्ट ना करे और उसको डैमेज ना करे, ताकि लिवर अपना नॉर्मल रूटीन काम करता रहे। ऐसे में सर, अब हम जब लीवर सिरोसिस के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके साथ मैं ये भी समझना चाहूँगी कि क्या लीवर सिरोसिस एक एज फैक्टर पर डिपेंड करता है? क्या बच्चों में भी लीवर सिरोसिस देखा गया है? जी बिल्कुल, बच्चों में भी लिवर सिरोसिस होता है और बहुत तरीके से लिवर डैमेज होता है बच्चों में। ये लिवर की बच्चों में प्रॉब्लम्स या तो जन्मजात भी हो सकती हैं, जिसमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हैं कि लिवर की डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम है, तो वो जन्म के इमीडिएटली बाद उनको जॉन्डिस रहेगा और वो जॉन्डिस यूजुअली मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चों में वायरल इन्फेक्शंस भी होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस के कारण भी लिवर डैमेज, लिवर सिरोसिस हो सकता है। या फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ेस होती हैं बच्चों में जो लिवर डैमेज करती रहती हैं, तो या तो अर्ली स्टेज में बच्चे उस लिवर सिरोसिस के लक्षण सामने आते हैं बच्चों में, या फिर लेटर स्टेज में जब बच्चे 10-15 साल की एज की हो जाते हैं, तब भी कुछ लक्षण ऐसे सामने आने लग जाते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, इसमें बच्चों में लिवर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बिल्कुल, इस केस के साथ मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार के साथ समझना चाहूँगी, लेकिन उससे बीच आपको बता दूं कि एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं भोपाल से, मिसेस माथी। मिसेस माथी, आप अपना सवाल डॉक्टर से कर सकती हैं। आप सुन पा रही हैं हमें मिसेस माथी? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आगे मैं सर इसी कड़ी में समझना चाहूँगी, आपने बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस का बोला, तो अब इसमें बच्चों में लीवर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल देखा गया है? बड़ों की कंपैरेटिवली बच्चों में लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट अराउंड 90% है और थोड़ा सा रिस्की रहता है बच्चों में, लेकिन 90% सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा सक्सेस रेट है बच्चों में। और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पांस करते हैं, उनका ग्रोथ होने लगता है, लिवर जब नॉर्मल काम करने लगता है, उनकी प्रॉब्लम्स भी जो सिरोसिस की वजह से थी वो दूर होने लगती हैं और लॉन्ग टर्म उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एक्चुअली कभी भी जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि लिवर रिजेक्शन हमें रोकना है, तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जिससे कि बॉडी की इम्यूनिटी लो रहे। अगर आप वो मेडिसिन सही मात्रा में अपनी डॉक्टरी सलाह के साथ रेगुलर फॉलोअप के साथ लेते रहें, तो आने वाले टाइम में लिवर बहुत अच्छा काम करता है और सिरोसिस से आप परमानेंट तरीके से निजात पा सकते हैं। साथ ही आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ग्रोथ फैक्टर्स किस तरह से काम करते हैं। बच्चों में ग्रोथ की जो गुंजाइश होती है वो नॉर्मली अडल्ट से ज़्यादा होती है। कितने केसेस आपने ऐसे देखे हैं जिसमें ये सफल रहा है या कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं? देखिए, मोस्टली क्या होता है कि अगर
बच्चों में बहुत अर्ली स्टेज में हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने समझाया था कि जन्मजात कुछ प्रॉब्लम्स से भी बच्चे पीड़ित होते हैं, तो उनकी ग्रोथ बहुत पुअर होती है, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, खाना नहीं खा पाते हैं, खाना पच नहीं पाता है। देखिए, बच्चों में सबसे ज़रूरी है खाना पचना, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके जी। और अगर लिवर ही काम नहीं कर रहा है तो ग्रोथ नहीं हो पाती है और बच्चे एक तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसको डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। जी। तो लिवर ट्रांसप्लांट के बाद उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लिवर से भी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होते हैं जो कि बच्चों को ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो बच्चों में कॉम्प्लिकेशन ज़रूर ज़्यादा होती हैं बड़ों के कंपैरेटिवली, लेकिन प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट से, टीम वर्क से उनको भी टैकल किया जा सकता है। क्या ऐसा कोई केस आपने देखा है जिसमें बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के बाद कहीं ना कहीं मेंटल स्टेट पर भी कहीं असर पड़ा हो? ऑपरेशन से लेके मेंटल स्टेज पे असर तो नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, सिरोसिस की वजह से ज़रूर मेंटल स्टेज पे असर पड़ता है, जिस कारण इवन बड़ों में भी, बच्चों में भी सिरोसिस एक तरीके से दिमागी परेशानी से भी मरीज़ हमारे पास आते हैं, जिसमें जांच करने पे उनको सिरोसिस सामने आता है कि ये लिवर की प्रॉब्लम से उनके दिमाग पे असर पड़ रहा है। बॉडी में अमोनिया लेवल्स बढ़ने लगते हैं, टॉक्सिन बढ़ने लगते हैं, जिस कारण लिवर डैमेज के कारण और उससे दिमागी असर पड़ता है। तो ऐसे में पेशेंट चीज़ें भूलने लगते हैं, घपलत में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं, बातें ठीक से नहीं समझ पाते। तो वो सब चीज़ें ऑपरेशन से पहले ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन के बाद बात करी जाए तो कुछ इन्फेक्शन ज़रूर होती हैं जो ऑपरेशन के बाद हो सकती हैं पेशेंट्स को, जिससे कि दिमाग पे असर पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर हैं जी। तो ऐसे रूटीन में नहीं देखी जाती हैं। सर, लक्षणों के बारे में भी मैं आपसे विस्तार से समझना चाहूँगी। क्या किसी अलग अलग एज डिफरेंस के साथ अलग अलग लक्षण होते हैं? किस तरीके के लक्षण प्रमुखता आपको देखने को मिलते हैं? लक्षणों की अगर बात करें तो बच्चों में, जैसे मैंने समझाया था कि ग्रोथ फेलियर होता है, बच्चों में जॉन्डिस हो सकता है और उनके भी पेट में पानी बनता है, सांस में प्रॉब्लम आ सकती है। और बड़ों में मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेजेस जैसे होती हैं, वैसे ही बच्चों में भी स्टेजेस होती हैं लिवर सिरोसिस की। जी। तो स्टेजेस की अगर बात करें, अर्ली स्टेजेस में इंसान को सिर्फ खाना पचाने में मुश्किल होएगी, भूख नहीं लगेगी, शुरुआत स्टेज में हल्का फुल्का पीलिया रहेगा, थकान रहेगी, इंसान ऐसे थका हुआ महसूस करेगा। कई बार इंसान ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि शायद ये कुछ नॉर्मल मौसम की वजह से है या कुछ काम ज़्यादा कर लिया, ऐसे इंसान अपने आप को समझाता है। लेकिन लिवर की जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो वो शुरू ऐसी होती है कि बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत कम रहते हैं, और जैसे जैसे लिवर प्रॉब्लम बढ़ती है तो और चीज़ें सामने आने लग जाती हैं। यूरिन पीला होने लग जाता है, आँखों में पीलापन आ जाता है, धीरे धीरे पेट में पानी बनना, छाती में पानी बनना ये स्टार्ट हो जाता है। कई बार इंसान ब्लड लूज़ करने लगता है, मोशन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, इवन ब्लड की वॉमिटिंग हो सकती है। ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं तो मसूड़ों से भी ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है लिवर प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज लिवर का काम होता है ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स, हमारे कोएगुलेशन फैक्टर्स बनाना। तो ये सब नहीं बनेंगे तो ब्लीडिंग का एक रिस्क रहता है लिवर सिरोसिस में। और जब डीकम्पेंसेटेड सिरोसिस में जाता है तब दिमाग पे असर आता है, किडनीज पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक सिरोसिस का पूरा स्पेक्ट्रम है जिनको हमें टाइम टू टाइम डायग्नोस करना है ताकि हम उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएँ। यानी कि ये जो प्रायर स्टेजेस में भी जो सिम्टम्स आते हैं उसमें भी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो सिचुएशन आगे जाकर और ज़्यादा क्रिटिकल हो सकती है। इसी बीच आपको बता दें डॉक्टर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेश रायपुर से। डॉक्टर राजेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर गुरसागर से। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं डॉक्टर हूँ और मेरा एक पेशेंट है जी। तो उसको 28 साल उसकी उम्र है और वो जो 28 साल 2-3 साल से क्या हो रहा है कि वो खाना खाता है तो गैस्ट्रिक से संबंधित है। अच्छा। खाना खाता है तो वो उसको जैसे गाय बैल जुगाली करते हैं ना वैसे ही उसका वापस खाना आ जाता है। तो 2-3 साल से लगातार किया, मैंने एंडोस्कोपी भी कराई तो एंडोस्कोपी में उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं आया और दवाइयाँ उसको दी मैंने, तमाम एंटासिड वगैरह दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। जबकि एंडोस्कोपी क्लियर है उसकी और जुगाली बंद नहीं हो रही है उसकी। तो कुछ उपाय बताएंगे। तो ऐसे केस में जैसे आप बता रहे हैं कि खाना उनको वापस आता है और वो अच्छे से खाना नहीं पचा पाते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एंडोस्कोपी में आपको कुछ मिले। कई बार क्या होता है कि छोटी प्रॉब्लम होती है वो एंडोस्कोपी में मिस भी हो जाती है और इसके लिए हमें एडवांस टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि
यूजुअली ये प्रॉब्लम लिवर की वजह से नहीं हो सकती, हो सकता है कि इंटेस्टाइन में या फूड पाइप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो, रुकावट हो, या वहाँ पे कोई पाउच बन गया हो जिसमें खाना स्टोर हो रहा हो, या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, उसमें भी खाना ऐसे पेट से दोबारा मुंह में आ जाता है। हमें उसके लिए एंडोस्कोपी में हो सकता है कुछ ना मिले, तो उसके लिए एडवांस टेस्टिंग हमें करनी पड़ती है ये जानने के लिए कि वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। तो बहुत सी चीज़ें इनिशियल स्टेज में एंडोस्कोपीज़ या शुरुआती टेस्ट में मिस हो जाती हैं, तो उसके लिए एडवांस टेस्टिंग रिकमेंडेड है। आप उस एडवांस टेस्टिंग के लिए हमारे से सलाह ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट आगे चालू कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि डॉक्टर राजेश को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। सर, आपसे समझना चाहूँगी कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद जो नया लीवर बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, वो कितने सालों तक बिना किसी परेशानी के काम कर सकता है आगे? लिवर ट्रांसप्लांट के बाद अगर आप ये पूछें कि कब तक लिवर चलेगा, तो ऐसा कोई टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं है कि कब तक लिवर काम करेगा। अगर लिवर का ट्रांसप्लांट के बाद एक नया ऑर्गन है, उसका आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, अपने इम्यूनिटी को इस तरीके से मेंटेन रखेंगे कि वो बॉडी इसको लिवर को रिजेक्ट ना करे और अपने डॉक्टर्स के साथ रेगुलर सलाह लेते रहेंगे, अपना लिवर का चेकअप कराते रहेंगे, तो ये सालों साल आपका साथ देगा। इवन लाइफ लॉन्ग लिवर ट्रांसप्लांट के बाद लोगों का साथ देते हैं और आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल्स एक मेंटेन्ड रहें, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं इम्यूनिटी कम करने की, उनके लेवल्स मेंटेन्ड रहें, और आप ऐसी कोई चीज़ें ना खाएं ना पिएं जिससे लिवर पे डैमेज हो, मदिरापान ना करें और अच्छा खाना खाएं। वो सब प्रिकॉशंस आप लेके चलेंगे तो ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मल रूटीन लाइफ लॉन्ग आप जी सकते हैं। बिल्कुल। और सर, योगा और बैलेंस डाइट पर भी लोग फोकस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर लीवर डैमेज नहीं करवाना है और ट्रांसप्लांट जैसी सिचुएशंस तक नहीं पहुंचना है, तो लीवर को सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में आप अंत में क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। जो भी आपको लगे कि शुरुआती आपको सिम्टम्स हो रहे हैं कि लिवर प्रॉब्लम्स से जुड़े हो सकते हैं जी। ऐसे में आपको अर्लीस्ट टू पॉसिबल जो है डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से उन सिम्टम्स को हम एवेल्युएट करके उसी स्टेज पे रोक सकें, अगर लिवर प्रॉब्लम से संबंधित वो आपकी सिम्टम्स हैं तो। और अगर आपके सिम्टम्स उस स्टेज से आगे बढ़ चुके हैं कि आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत भी है, तो इसमें आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें इंडिया ने काफ़ी एडवांसमेंट की है पिछले कुछ सालों में, और इसके ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ट्रांसप्लांट से आपको लाइफ का रिस्क होगा और आप कैसे उसको झेल पाएंगे। ये बिल्कुल संभव है, और एक्सपर्ट हैंड्स में, अच्छे सेंटर्स में टीम वर्क के साथ हम इसको पॉसिबल कर रहे हैं। तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम डॉक्टरी सलाह लेते रहना है और अपना ट्रीटमेंट जो है वो करवाना है। यही एक संदेश मैं सबको देना चाहता हूँ। बिल्कुल डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने आज हमारे साथ साझा की। जी शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर गुरसागर, और आशा करती हूँ कि आपको भी आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और उसके उपचार भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए पंचशील न्यूज़ के साथ।